हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान, आपका सिविल गुरु लेकर आया हूं आपके लिए न्यू बैच। अब तक आप जान चुके होंगे, यहाँ पे काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। यहाँ पर गेट ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है आपको। टोटल गेट 23 24 टारगेट कर रहे हैं। अगर आप एम कर रहे हैं उसमें, यहाँ पर आपको गेट क्रैक करना है, आपका एम है इस साल आपको गेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक टॉप लेकर आनी है, तो आप यहाँ पर बहुत सही जगह पर है। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट स्ट्रेटेजिकल बताया जाएगा कि क्या एम था हमारा इस सीरीज को लाने के लिए, हम किस मोटिवेशन के साथ आए हैं आपके लिए, कि हमने प्रीवियस जो 15 साल के पेपर है उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद देखा कि क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है। गेट जो है ग्रेजुअली उसका ट्रेंड चेंज कर रहा है। जो उसका लेवल था इनिशियली कम लेवल था। अगर सपोज कीजिए हम बात करें 2005 की, 2005 में वो अगर सपोज कीजिए यहाँ एक लेवल पे अटेंड था, उसका सपोज H1 हाइट थी, तो एक यहाँ पर उसका लेवल H2 हो चुका है। अगर हम हाइट की टर्म में बात करें इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है, एक एज ए इंजीनियर हम समझते हैं इन चीज़ों को। तो अगर 2021 का अगर हम पेपर देखें और 22 का अगर हम पेपर देखें, तो इसका लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, एक ग्रेजुअली हाइक आया है इसमें यहाँ पर। और अभी देखा जा रहा है, अभी IIT यहाँ पर आपको जो पेपर कंडक्ट कराएगी आपकी 23, तो वहाँ पे उसका पिछले सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके लेकर आता हूँ मैं कि उसका क्या पैटर्न होता है आपके लिए। तो कहने का मतलब है आपको सिर्फ मेहनत करनी है तो यहाँ पर पढ़ाई में, ना कि अलग इसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी रखें, क्या आप शेड्यूल रखें, वो सब मेहनत हम करते हैं आपके लिए। आपको सिर्फ जो आपको प्रोवाइड होता है, जो कि मटीरियल, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फुल टू कंटेंट मिल रहा है। अपना कंपटीशन जो है यहाँ पर ऑलरेडी गेट का कंपटीशन बहुत हाई रहता है। स्टूडेंट को अगर स्ट्रगल करना पड़े कंटेंट ढूंढने में, स्ट्रेटेजी बनाने में, पैटर्न को समझने में, तो पहले ही उसका कंपटीशन हाई है, वो पहले ही और पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई पर, सिर्फ पढ़ाई की जाए यहाँ पर। इसके अलावा और कोई जहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, सारा काम है वो हम करते हैं आपके लिए। यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई थी। अभी आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो यानी कि मैं पिछले 3 दिन से इस लेक्चर पर वर्क कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको लिए डिलीवर करना है, आपको कितना स्टेप बाय स्टेप बताना है, हर टॉपिक के बाद कितने क्वेश्चन कराने हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रखना है। तो कहने का मतलब है आप समझ पा रहे होंगे कि, और अभी तक लेक्चर भी देख रहे हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा कि क्या पैटर्न चलता है। एक सिंपल सिटी लेमन लैंग्वेज से कि आप, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अगर आप सेमेस्टर में भी हैं, तो भी आपको ये सीरीज इफेक्टिव लग रही होगी। आप रिलेट कर पा रहे होंगे इन कॉन्सेप्ट को कि हाँ ऐसा मैंने कुछ सुना था, अब समझ चुका हूँ मैं, और उस पर बेस हम क्वेश्चन भी करते हैं। क्लियर। तो ये सब हमारा चल रहा है। तो चलते हैं, हम ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में नहीं बात करते हैं ज़्यादा। आप खुद समझदार हो, समझते हैं इन चीज़ों को। बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ। कल हमने टॉपिक देखा था अफेक्टिव स्ट्रेसेस एंड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। परमिएबिलिटी होता है जो कि हमारे सॉइल के अंदर, अगर सपोज कीजिए ऊपर से हमने पानी डाला अगर सॉइल के ऊपर, तो यहाँ पर वो सीप होता है, यहाँ पर सीप हो रहा है। ये क्वेश्चन है, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। परमिएबिलिटी क्या होता है। परमिएबिलिटी सपोज कीजिए ये हमारा सॉइल सैंपल है, ये हमारा सॉइल सैंपल है। सिलिंड्रिकल मोल्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, सॉइल सैंपल। व्हाइट कलर से सॉइल बना देता हूँ आपके लिए, ये सॉइल सैंपल है। क्लियर। सपोज कीजिए आपने ऊपर पानी रखा, सपोज कीजिए पानी की ड्रॉपलेट थी, आपने इसके ऊपर डाली, इस सॉइल के ऊपर। अब सॉइल में आप देखेंगे धीरे धीरे सीप होने लगेगी, धीरे धीरे ये सीप होने लगी। येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ सीप का, यानी कि मतलब बहना, अंदर की तरफ जाने लगेगी। कि सॉइल के अंदर क्या होता है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम डे 1 से पढ़ते आए हैं। सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल के अंदर होता है सॉलिड्स, सॉइल के अंदर होता है सॉलिड्स, सॉइल के अंदर होता है लिक्विड। परमिएबिलिटी नाम देखकर गूगल कर लो, आप समझ जाओगे। परमिएबिलिटी मतलब प्रोसेस टू सीप ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। और वी कैन से द सीपेज एनालिसिस, और वी कैन से सीपेज ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल थ्रू आउट द वॉइड्स ऑफ अ सॉइल। इस परमिएबिलिटी डेफिनेशन लिखा दूंगा, रट लेना, हो जाएगा काम आपका। ठीक है। बाकी बात होगी जब आप गेट में बैठोगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछा कॉन्सेप्चुअल, वहां पे अगर आपको नहीं समझ में आता कि परमिएबिलिटी इन रियल टर्म, इन रियल लाइफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ परमिएबिलिटी, देन यू विल लैक ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपको वहां पर दिक्कत आएगी, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। आई एश्योर यू, अगर गेट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। परमिएबिलिटी नाम सुन के आपको फील होना चाहिए कि क्या होता है परमिएबिलिटी, समझ रहे हैं।
परमिएबिलिटी नाम सुन के आपको लग जाना चाहिए अच्छा पूरी पिक्चर क्लियर है। परमिएबिलिटी समझा रहा हूँ यहाँ पर एक बार और फिर से हम डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं परमिएबिलिटी के बारे में। सॉइल 3 फेज सिस्टम में होता है, जनरली 3 फेज सिस्टम में होता है। एक सॉलिड फेस होता है उसका, दूसरा लिक्विड फेस होता है, एंड थर्ड फेस इज एयर। थर्ड फेस इज एयर। क्लियर? सॉइल के पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है, काफ़ी शोर आ रहा है पीछे से। एक मिनट, ये इशू काफ़ी चल रहा है अभी। हाँ, उधर से शोर आ रहा है, एक बार मैनेज करना इसको। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि परमिएबिलिटी क्या होता है। तो सॉलिड हमारे पास 3 फेज सिस्टम में होता है। 3 फेज सिस्टम में सॉलिड होता है, सॉइल होता है हमारा। तो अगर हमने यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट डाली हमारे सॉइल के ऊपर, ध्यान दीजिएगा ये पानी है H2O। जितना टाइम लेना है समझने में ले लो, क्योंकि बस एक बार इसमें टाइम दीजिएगा, काम हो जाएगा, आपका लाइफ टाइम पिक्चर क्लियर रहेगी। अगर सॉइल या लिक्विड पार्टिकल सॉइल के ऊपर गया तो क्या है, यहाँ पर सीप क्यों किया? हमारे सॉइल के अंदर क्या है, एयर भी है, यानी कि वॉइड्स भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। तो कहीं ना कहीं एयर तो है ना, यहाँ पर एयर है। तो एयर के जो पार्टिकल्स है, जो वॉइड्स है वो उसके थ्रू हमारा लिक्विड ट्रांसपोर्ट करेगा। लिक्विड नीचे जाएगा, नीचे पर्कुलेट होगा वॉइड्स के थ्रू। सपोज कीजिए, फिर से बनाता हूँ, एक और अच्छा पिक्चर समझ में आएगी आपको। सपोज कीजिए कुछ पार्टिकल है सॉइल के, सपोज कीजिए कुछ सॉइल के पार्टिकल्स है जिनको हम बोलते हैं सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स। क्लियर? ये हमारे पार्टिकल्स है। व्हाइट कलर से पानी बनाते हैं हम, व्हाइट कलर से लिक्विड ड्रॉपलेट बनाया हमने। ये गया यहाँ पर, गया सीप होएगा, ये सीप हो रहा है। ये इनके सॉलिड्स के जो यहाँ पर वॉइड्स बने हुए हैं, जो वॉइड्स है उनके थ्रू सीप होगा और इस तरह से धीरे धीरे सीप होते होते नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो ये होता है हमारा परमिएबिलिटी का प्रोसेस। परमिएबिलिटी का एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं सीपेज जो होता है हमारा लिक्विड थ्रू आउट द सॉइल इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल। क्लियर? It is a property of a soil, or we can say seepage is a process. Permeability is a property and seepage is a process of soil. Clear? पूछ लेता है कितनी बार कि property, permeability और seepage में क्या difference है, what is the process and what is the property. तो क्लियर? यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। आसान भाषा में बताता हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप इस चीज़ को आसानी से लें। इन चीज़ों को आप माइंड रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि परमिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी एंड सीपेज इज अ प्रोसेस। क्लियर? IES EAC एग्जाम्स भी होते हैं तो उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी आते हैं। क्लियर? तो ये तो होता है हमारा परमिएबिलिटी। क्लियर? अब देखिए, आप ध्यान दीजिए एक क्रॉस सेक्शन है जो हमारा सॉइल का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर सॉइल का क्रॉस सेक्शन है, कुछ एरिया सॉइल का कुछ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से पानी आया और इधर निकल गया, कुछ वॉल्यूम था V। सपोज कीजिए एक सर्टेन टाइम लेगा और T, तो डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पर डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब सपोज कीजिए हमारा डिस्चार्ज कैसा हुआ, हमारा डिस्चार्ज कैसा हुआ, सीपेज डिस्चार्ज की हम अगर बात करें सीपेज डिस्चार्ज क्या हुआ, हमारा सीपेज डिस्चार्ज क्या हुआ, या फिर कह सकते हैं सीपेज वेलोसिटी क्या हुई। तो हमारी सीपेज वेलोसिटी इज मोर देन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। एक होती है हमारी डिस्चार्ज वेलोसिटी, एक सर्टन रेट से पानी बाहर आ रहा है, उस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो बाहर आएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे इसको एरिया से तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। तो वो वेलोसिटी कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज। बट ध्यान दीजिएगा जिस रेट से पानी बाहर आ रहा है, क्या उसी रेट से पानी फ्लो हो रहा है? क्या जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो कि सॉलिड्स हैं, उनसे पानी पास हो रहा है, तो क्या वो जिस रेट से पास हो रहा है उन सॉलिड्स के पार्टिकल से, उसी रेट से
बाहर इसका डिस्चार्ज हो रहा है, क्या उसी रेट से डिस्चार्ज होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिस्चार्ज जो होगा वो स्मॉल होगा, वो डिस्चार्ज होगा तो धीरे धीरे होगा, क्योंकि उसके अंदर अब्सॉर्प्शन भी होता है, कुछ एडिशन भी होता है, कुछ उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ, इस वजह से वहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बट जो सीपेज वेलोसिटी है, सीपेज वेलोसिटी वो डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगी। सीपेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्चार्ज वेलोसिटी ड्यू टू द voids present in the soil, due to the voids present in the soil, due to the voids present in the system, due to the voids present in the system. Clear? Due to the voids present in the system, that is why seepage velocity is more than that of discharge velocity. अब वर्ड्स की बात आती है तो यहाँ पे पोरोसिटी होगा, क्योंकि हमारा सॉइल कैसा है? पोरस है। और पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम। हमारा क्या होता है यहाँ पर पोरोसिटी क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम, यही होता है सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसको डिफाइन कर देते हैं अच्छे से। सीपेज वेलोसिटी is defined as the rate of liquid generally water, लिख लीजिए कोमा ब्रैकेट में, जनरली वाटर, यहाँ तक दिख नहीं रहा है आपको, जनरली वाटर नीचे लिख लेते हैं, लिक्विड जनरली वाटर is the rate of liquid generally water flowing through voids of the soil, और यहाँ पर अगर बात करें हम डिस्चार्ज वेलोसिटी की बात करें अगर डिस्चार्ज वेलोसिटी की, तो क्या होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी? डिस्चार्ज वेलोसिटी is defined as the rate of liquid जनरली, यहाँ पर भी हम वाटर ही केस कर लेते हैं, जनरली वाटर flowing through the section of the soil, जनरली क्रॉस सेक्शन ही रहता है, the section of the soil, क्लियर? ये होता है हमारा सीपेज वेलोसिटी, और यहाँ पर ये हुआ हमारा डिस्चार्ज वेलोसिटी। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है? सीपेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्चार्ज वेलोसिटी, जनरल टर्म है। इसको अगर हम फाइंड करें, अगर हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी है तो हम सीपेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सीपेज वेलोसिटी इज यहाँ पे लिखिए एक पॉइंट, सीपेज वेलोसिटी is the ratio of discharge velocity to the porosity of the soil, क्लियर? इसको अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो Vs इज इक्वल्स टू V डिस्चार्ज अपॉन पोरोसिटी। यहाँ पर नीटा क्या है? नीटा इज पोरोसिटी, क्लियर? ये हुआ हमारा डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं, हमने जो परमेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, परमेबिलिटी आप समझ चुके हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर परमेबिलिटी होती है, वर्टिकल परमेबिलिटी होती है। यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं।
तो परमिएबिलिटी के बारे में अगर इसको फिर से एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए। परमिएबिलिटी क्या होती है हमारे लिए? परमिएबिलिटी ये क्या हुआ हमारा, हमारे सॉइल के थ्रू पार्टिकल, यहाँ पे जो हमारा सॉइल के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं उसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? इसी को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। और यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके परमिएबिलिटी का क्या प्रोसेस होता है और सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या होता है। अगर बात करें, अगर हमारे पास सॉइल है, यहाँ पर ये हमारे पास सॉइल है, ये हमारे पास सॉइल है, क्लियर? ये सॉइल है और सॉइल के कुछ लेयर्स है, ये हमारे सॉइल लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, इस तरह से कुछ सॉइल की लेयर्स है। सपोज कीजिए सॉइल की लेयर्स है, सॉइल नंबर 1, सॉइल नंबर 2, सॉइल नंबर 3, डिफरेंट सॉइल, सॉइल 1 ऐसे लिख देते हैं, सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3। क्लियर? तीनों अलग अलग सॉइल है, यानी कि इसकी कुछ परमिएबिलिटी के, यहाँ पर सॉइल की परमिएबिलिटी K2, यहाँ पे थर्ड सॉइल की परमिएबिलिटी K3। इनकी कुछ अलग अलग थिकनेस है। इसकी थिकनेस सपोज कीजिए Z1 है, Z1 H1 भी आप मार्क कर सकते हैं, Z1 भी मार्क कर सकते हैं। इसकी थिकनेस है Z2 और इसकी थिकनेस है Z3। क्लियर? यहाँ पे इनके अलग अलग थिकनेस है। उनके बिहाफ पे अगर आपसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी ऑफ दिस सॉइल बताइए, या आपसे पूछा जाए कि वर्टिकल परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल आप बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? उसके लिए कुछ इक्वेशंस होती है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ डेरिवेशंस होते हैं जो कि आपको समझने चाहिए। पहले हम समझेंगे। यहाँ पे अगर सपोज बात करें kx की, kx इक्विवेलेंट एंड ky इक्विवेलेंट, हमारे पास जो सॉइल है उसकी x डायरेक्शन में इक्विवेलेंट तीनों अलग अलग लेयर है, तीनों अलग लेयर है। यहाँ से कुछ सॉइल होगा, यहाँ से कुछ फ्लूइड पार्ट्स होगा, यहाँ से कुछ अलग फ्लूइड पार्ट्स होगा। बट अगर बात करें कि तीनों का इक्विवेलेंट के ई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, अगर बात करें, क्योंकि तीनों का अलग अलग परमिएबिलिटी गिवन है, पूछा जाए कि इक्विवेलेंट बताइए तीनों का, जैसे कि एवरेज होता है, एक एवरेज होता है, तो एक तरह से एक इक्विवेलेंट बताइए ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पूछ सकता है इक्विवेलेंट बताइए ना वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम कैसे फाइंड करते हैं? उसका जनरल फॉर्मूला होता है जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं के हॉरिजॉन्टल क्या होगा, के हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की अगर बात करें, जो कि कह सकते हैं के एक्सी, इसको के एच ई भी लिख सकते हैं। नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोमेनक्लेचर यहाँ पे डिफाइन होगा आपको। के एच ई क्या होगा हमारा? के एच ई होगा हमारा Z1 इंटू K1 जितनी भी लेयर है, प्लस Z2 इंटू K2 प्लस Z3 इंटू K3 प्लस डॉट 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 Zn इंटू Kn। जनरल रिलेशनशिप है जो कि आपको लिखवा भी चुका हूं मैं। डिवाइड करेंगे हम इसको, डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट 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 Zn। ये आ गया हमारा के हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी। अगर हम बात करें के वर्टिकल इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी, के वी, यहाँ से इसको के वी ई बोल सकते हैं, के वाई ई भी बोल सकते हैं। के वी ई अगर वर्टिकल इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा हमारा, समझ तो गए हैं आप नोमेनक्लेचर के मतलब क्या, वो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हर सॉइल के थ्रू अलग अलग फ्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि हर सॉइल की अलग अलग परमिएबिलिटी है। अगर बात करें इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी की तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा वो देख लेते हैं हम। के वी ई से हम डिनोट करते हैं, के वी ई होता है हमारा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट Zn होल डिवाइड बाय Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3 प्लस Zn अपॉन Kn। क्लियर? इससे आपको आएगा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, इससे आ जाएगा आपको वर्टिकल इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना होगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं भी होगी तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर साल एक क्वेश्चन आता ही है परमिएबिलिटी पर बेस्ड, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। अभी मैं लेकर भी आया हूँ, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंजॉय करेंगे, और जहां आपके अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रहा इस टॉपिक पर, आप उलझते जाएंगे और टाइम वेस्ट करते जाएंगे। तो ध्यान रखना होगा, आपको समझ रहे हैं टॉपिक को पूरा डिटेल में समझिएगा।
हर पार्ट इसका, हर फॉर्मूला तक का आपको ध्यान रखना होगा। ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दोनों फॉर्मूले बहुत वैल्यू रखते हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। कल का रिवीजन हो चुका है हमारा, अब सवाल देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ अ सॉइल इज गिवन 5 × 10⁻⁵ centimeter per second for a certain pore fluid. If the viscosity of the pore fluid is reduced to half, the coefficient of permeability will be. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको, परमिएबिलिटी गिवन है, सॉइल की परमिएबिलिटी गिवन है, परमिएबिलिटी कितनी है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड है। यहाँ पर आप विस्कोसिटी उसकी रिड्यूस कर दी, यानी कि विस्कोसिटी पहले μ1 थी, μ1 कितनी थी म्यू, विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, तो μ2 कितनी हो गई, μ2 कितनी हो गई μ/2, आधी हो गई, विस्कोसिटी रिड्यूस कर दी हाफ। यहाँ पे राइटिंग क्लियर कर देता हूँ थोड़ा और। सपोज कीजिए इनिशियली विस्कोसिटी कितनी थी μ1 कितनी थी म्यू, अगर μ2 यानी कि अगर सेकंड केस में μ2 को म्यू से आधा कर दिया जाए, यानी कि μ/2, तो बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कितनी होगी, जो कि फर्स्ट में तो K1 थी, यहाँ पे K1 थी, तो बताइए K2 क्या होगी, इसने पूछा है। हम सभी जानते हैं एज पर द IS और तरजागी ने भी इसकी रिलेशनशिप दी है ऑफ द परमिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर, और भी काफ़ी रिलेशन है इसके। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू C इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई विस्कोसिटी इंटू 1 - E क्यूब अपॉन 1 - E इंटू शेप फैक्टर, ये होता है हमारा रिलेशनशिप फॉर परमिएबिलिटी। अगर इस रिलेशनशिप से देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है परमिएबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, परमिएबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। बस हो गया यहाँ पर काम, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर ये चीज़ आपने देख ली, ये समझ लिया आपने, परमिएबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अब रेशियो वाली टर्म है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो यहाँ पर दिक्कत आएगी आपको, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमसे अगर रेशियो पूछा है, हमसे सिर्फ क्या पूछा है, K1 गिवन है, K2 पूछा है, μ1 गिवन है, μ2 भी गिवन है, तो हम अगर K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, यानी कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ K1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल्स टू, K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो μ1 नीचे आ जाएगा, और K2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी का, तो μ2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है आपको? अगर कोई दिक्कत है आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। क्यों हुआ? क्योंकि K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी, तो K1 ऊपर है तो μ1 नीचे आएगा, K2 नीचे है तो μ1 न्यूमरेटर में आएगा। क्लियर, अब हमें K1 की वैल्यू पता है 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल्स टू μ2, तो हमको गिवन है, μ2 हमको गिवन है, दैट इज μ/2, और μ1 कितना है, म्यू, विस्कोसिटी डिनोट करते हैं म्यू से, क्या डिनोट करते हैं, विस्कोसिटी। क्लियर, विस्कोसिटी हमारा म्यू। तो हमसे K2 की वैल्यू पूछिए, तो हम तो पहले इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर बचा 1/2, यानी कि 5 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाई K2 बराबर 1/2। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हम कैलकुलेट होगा K2 पर इज इक्वल्स टू 10 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर, यह है हमारे पास आंसर। कैसे आया आपको थोड़ा समझा दिया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसके बाद ये हमने सॉल्व किया। क्लियर, यहाँ पर आया आपको K2 समझ में, कैसे हमने K2 फाइंड किया, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने पहले रिलेशनशिप देखा, यहाँ पर रिलेशनशिप देखने के बाद हमने डिफाइन किया। पहले गिवन डाटा था हमारे पास, यहाँ पे गिवन डाटा था हमारे पास, गिवन डाटा रिलेशनशिप हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर लिया, और यहाँ पर हमने कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन हमने थर्ड फेज में कर ली। क्लियर,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आई होप सो। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत होती है तो आप जब भी, आज ये मेरा प्रीमियर है तो आप लाइव चैट नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, तो आप लाइव पूछ सकते हैं। और छोड़िए, अगर आप रिकॉर्डेड भी देखते हैं, अगर अभी आप लाइव नहीं भी देख पा रहे हैं अभी इस सीरीज़ को, तो आपको यहाँ पर नंबर गिवन है, यहाँ पर एक लाइन आ रही है बार पर, यहाँ पे आपको नंबर, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर ये नंबर जा रहा है, तो यहाँ पर आप नंबर नोट कर लीजिएगा और कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आप सीधा आपको डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगर मेरे से बात नहीं हो पाएगी आपकी, तो कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा, और आपको चाहिए कि आप मैं ही आपको डाउट सॉल्व करूं, तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सीधा कांटेक्ट कीजिएगा और बोल दीजिए, मेरे से बात हो जाएगी आपकी। क्लियर? तो ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे, इन अ कांस्टेंट हेड परमीमीटर विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है हमारे पास, व्हेन द फ्लो वाज टेकिंग प्लेस अंडर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ 0.5, the amount of water collected in 60 seconds is 600 cc. The permeability of a soil. पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म है, cc क्या होता है? cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे cc गिवन है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब बोला जाता है। इन अ कांस्टेंट हेड परमीमीटर, पहले तो आपको मैं बता दूं, कांस्टेंट हेड परमीमीटर हम जान चुके हैं कि क्या होता है कांस्टेंट हेड परमीमीटर, और फॉलिंग हेड परमीमीटर हमने कल इसके बारे में डिस्कस भी किया था। क्लियर? तो कांस्टेंट हेड परमीमीटर की बात हो रही है। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। उसका एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हेन द फ्लो वाज टेकिंग प्लेस इन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई विच इज इक्वल्स टू h/l इज गिवन इन दिस क्वेश्चन विच इज 0.5। क्लियर? यहाँ पे हेड भी मीटर में होता है और लेंथ भी मीटर में होता है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट होता है, इसका डायमेंशन लेस पैरामीटर बनता है, दैट इज 0.5। अब यहाँ पर आपको गिवन है अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन गिवन टाइम एंड गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 600 सेंटीमीटर क्यूब बोलूँ या फिर 600 सीसी, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कलेक्ट 600 सीसी इज 60 सेकेंड्स। देन द डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन टाइम। डिस्चार्ज इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। यहाँ पर अगर हमारे पास सभी यूनिट्स यहाँ पर देखना होगा आपको ऑप्शंस में कि सेंटीमीटर पर सेकंड में सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रहने देते हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। 600 डिवाइड बाय 60 इट विल गिव यू 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमारे पास कितना है डिस्चार्ज? 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड एज पर डार्सी। फिर से अभी हमने गिवन डेटा देख लिया, अभी तक हमने गिवन डेटा देख लिया। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट हम बात कर लें, कि अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, या तो गिवन डेटा हो गया हमारा, गिवन डेटा हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फिर से रिवाइज हो जाएगा। हर क्वेश्चन में इस तरह से चलेंगे कि यहाँ पर हमने पूरा गिवन डेटा को नोट कर लिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या लगा इसके पीछे, फिर उसके बाद हम पूरा कैलकुलेशन पार्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास? कॉन्सेप्ट है एज पर डार्सीज लॉ velocity is equals to permeability coefficient, that is K into यहाँ पे hydraulic gradient I। velocity is equals to permeability coefficient into hydraulic gradient I। अगर बात करें डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है वेलोसिटी इंटू एरिया। वेलोसिटी इंटू एरिया यानी कि डिस्चार्ज को क्या लिख सकता हूँ? K इंटू आई, वेलोसिटी की जगह पर, इंटू एरिया इज एज इट इज। यहाँ पर आ गई कंटिन्यूटी इक्वेशन, एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पर क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलती है इन वन डी डायरेक्शन डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया हमने, के इंटू आई इंटू एरिया एज इट इज। क्लियर? अब हमारे पास क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। अब हम करते हैं कैलकुलेशन पार्ट। अब बात करेंगे हम कैलकुलेशन पार्ट की। कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास गिवन है डिस्चार्ज गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है? डिस्चार्ज, दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल्स टू के। के हमसे पूछा है, द परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल हमसे के ही पूछा है, और क्या क्या गिवन है? आई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट गिवन है हमारे पास आई कितना है? 0.5। आई है हमारे पास 0.5
इनटू एरिया कितना है, एरिया भी गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, के की वैल्यू यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 0.5, तो यहाँ से के की वैल्यू है आपकी 2, के की वैल्यू है आपकी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, MSQ टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं आपसे। अगर सपोज कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट द परमिएबिलिटी ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ये पूछ लिया अगर आपसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यही है, आंसर यही है। अभी छोड़ दीजिए, अभी इस पर इधर ध्यान मत देना कि ऑप्शन डी सही है या सी सही है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये होता विच ऑफ द गिवन ऑप्शन आर नॉट द परमिएबिलिटी ऑफ द सोइल, तो क्या क्या ऑप्शन सही होता, क्या ऑप्शन गलत होता, आप ये बताइए। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी टिक करना होता, ऑप्शन सी भी टिक करना होता, ऑप्शन बी भी टिक करना होता। क्लियर। यानी कि आपको 3 ऑप्शन टिक करने होते। आपको कैसे, कितने ऑप्शन टिक करने होते, आपको 3 ऑप्शन टिक करने होते। क्लियर समझ में आया। क्योंकि अभी गेट ने रिसेंटली एक पैटर्न निकाला है जिसके अंदर MCQ के अलावा MSQ क्वेश्चंस भी रहते हैं, यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी सही होते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, बी और सी सही रहेगा ऐसे केसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द परमिएबिलिटी ऑफ द सोइल, अगर ऐसे पूछ ले तो जो भी नहीं है तो उनको मार्क करो और जो है उसको नहीं करना, ये ऑप्शन डी नहीं होगा। बट अगर बात करें, अगर फिलहाल तो हमारा MCQ क्वेश्चन है, तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर द इज द परमिएबिलिटी ऑफ द सोइल, तो यानी कि हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। आप अगर सेमेस्टर में भी हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको पूरी इंजीनियरिंग नॉलेज होनी चाहिए। इंजीनियरिंग नॉलेज होती किसको है, आजकल पढ़ते कौन है इंजीनियरिंग कॉलेज में, पढ़ाई किसी नहीं हो रही है। आपको तो पढ़ना है तो आपको कंपटीशन की तैयारी में ही अच्छी कोचिंग्स मिल जाती है, आप वहाँ पे पढ़ लेते हैं, है ना। सेमेस्टर्स में तो आपका खुद का आपका माइंडसेट रहता है कि कॉलेज में है तो एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से चल रहा है। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको। वाटर फ्लोज फ्रॉम P to Q थ्रू 2 सॉइल सैंपल। देखिए यहाँ पर पानी चला P से Q की तरफ, Q क्या है, ये रहा, Q का है, ये रहा। यहाँ पे 2 सॉइल सैंपल है, 2 सॉइल सैंपल है, सॉइल नंबर 1 एंड सॉइल नंबर 2, सॉइल नंबर 1 एंड सॉइल नंबर 2, 2 सॉइल सैंपल है। यहाँ पर आपको गिवन है। क्लियर। यहाँ पर सॉइल नंबर 1 और सॉइल नंबर 2 भी हम मार्क कर लेते हैं। ये सॉइल नंबर 2 है, ये सॉइल नंबर 2 है, ये सॉइल नंबर 2 हो गया। क्लियर। अब वाटर चला P से Q, तो उसको सॉइल नंबर 1 और सॉइल नंबर 2 से गुजरना ही होगा। यहाँ पर क्या है, ये एक इंटरफेरेंस है, इनका इंटरफेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर सॉइल 1 से जाएगा फिर सॉइल 2 से जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, पहले तो आपको गिवन है P से Q गया, पर अगर यहाँ पर आप इधर नज़र देखिए, यहाँ पर पानी का लेवल गिवन है, पानी का लेवल गिवन है, एक पीजोमीटर इंसर्ट होता है या फिर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कुछ होता है, जो कि हमारा कंसर्न नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है कि यहाँ पर वो पानी का लेवल बता रहा है, दैट इज 600 mm, और Q पर पानी का लेवल बता रहा है, दैट इज 300 mm। क्लियर। यहाँ पर पानी का लेवल है 300 mm, यानी कि ज़्यादा लेवल किधर है, ज़्यादा हेड किधर है, ज़्यादा एनर्जी कितनी है, ज़्यादा प्रेशर किधर है, P की तरफ, और कम प्रेशर, कम एनर्जी, कम हेड, कम लेवल ऑफ वाटर राइज किधर है, Q की तरफ। यानी कि P से Q ही फ्लो होगा तो P से Q की तरफ ही होगा, ध्यान रखना। क्लियर है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने कुछ नई टर्मिनोलॉजी बोल दी, थोड़ा दिमाग से निकल गई या फिर कुछ भी, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ होती है, कुछ टर्म नहीं समझ में आती है और उसका अल्टरनेट मैंने टर्म यूज़ किया और वो आपको ज़्यादा समझ में आती है, तो बेटर है आप उसको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से लीजिएगा, ना कि कंफ्यूज होइए कि ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, हेड क्या होता है, हेड क्या होता है। सर ने बोला वाटर लेवल तो समझ में आया, बट हेड क्या होता है, अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम इसको स्पेसिफिक टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि हेड क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वेट क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास पूरी स्टडी होगी, टॉपिक वाइज चलेंगे, बस अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर देता हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा।
सिंपल सी जनरल सी बात समझिएगा कि यहाँ पर ज़्यादा राइस हुआ पानी का, इधर कम राइस हुआ, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है। अगर सपोज कीजिए इस एनर्जी को नाम देता हूँ E1 और यहाँ पे एनर्जी को नाम देता हूँ E2, तो यहाँ पे हम इतना समझ में आता है कि E1 जो है E2 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सपोज कीजिए ये क्या है H1 है, तो यहाँ पे ये कितना है H2। सीधी सी बात है H1 इज़ मोर देन दैट ऑफ H2, तो एनर्जी भी ज़्यादा होती है। इतना समझ में आया। इसीलिए पानी P से Q की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पानी P से Q की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अब P से Q डायरेक्शन में फ्लो होगा तो सॉइल नंबर 1 है, सॉइल नंबर 2 है, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या ये सॉइल 1 और 2 के पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है? ध्यान से बताइए, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि अगले 10 से 15 सेकंड में मैं आपको बता ही दूंगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक बार को खुद से दिमाग लगाइए कि यहाँ पर पानी जो है P से Q डायरेक्शन में जा रहा है, तो सॉइल 1 और सॉइल 2 से जब पास हो रहा है तो क्या वो पैरेलल जा रहा है उस सॉइल के या परपेंडिकुलर जा रहा है उन दोनों सॉइल के? क्या उन दोनों सॉइल के वो पैरेलल जा रहा है या परपेंडिकुलर जा रहा है? इतना बताइए, इतना बताइए, इतना सोचिए, इतना सोचिए। जब तक सोचिए आप चाहे तो वीडियो रोक दें, चलने भी दें, कोई दिक्कत नहीं, सोच लीजिए, अभी मैं बता भी नहीं रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए सॉइल 1 है, ये सॉइल 1 है, ये सॉइल 2 है, पानी पास हुआ सॉइल 1 से, पानी पास हुआ सॉइल 1 से इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पास हुआ। क्लियर? लेयर दिख रही है आपको? लेयर कैसी है? ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है, सॉइल 1 और सॉइल 2 डिवाइडेड है। अगर पानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पास हुआ, यानी कि इन दोनों सॉइल के एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है, इन दोनों सॉइल के अलोंग पास हो रहा है, यानी कि ये कहलाएगा पैरेलल, सॉइल इन पैरेलल डायरेक्शन, सॉइल इन पैरेलल, यानी कि परमेबिलिटी कैसी होगी? पैरेलल परमेबिलिटी फाइंड करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर सॉइल कैसा है हमारा? सॉइल का वाटर फ्लो कैसा है? पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में। अगर सपोज कीजिए यहीं पर हमारा सॉइल कैसा पास हो रहा होता? ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम अगर हमारा सॉइल पास हो रहा होता, हमारा जो सॉइल के थ्रू लिक्विड है वो पास हो रहा होता टॉप टू बॉटम, तब हमारी परमेबिलिटी कहलाती परपेंडिकुलर परमेबिलिटी, और कह सकते हैं फ्लो होता हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता हमारा। क्लियर? समझ में आया? यहाँ से समझ में आया। अब अगर सपोज कीजिए बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर सॉइल की लेयर्स ऐसी ना होकर, सॉइल की लेयर्स, सॉइल इस तरह से होता है हमारा, सॉइल ये रहा फर्स्ट सॉइल, ये हो गया हमारा सेकंड सॉइल, सॉइल नंबर 1, सॉइल नंबर 2, ये हमारा सॉइल नंबर 1, सॉइल नंबर 1, और ये हुआ हमारा सॉइल नंबर 2, सॉइल नंबर 2। क्लियर? अगर सपोज कीजिए अभी देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पास हो रहा था, तो क्या था? पैरेलल। But direction doesn't matter. Direction of flow does not matter when we are concerned of the parallel or perpendicular direction of the flow. Then the concerned thing is the direction through which the soil is placed. soil की जो placed direction है वो किस तरह से? Along the horizontal है, along the vertical है। तो अभी यहाँ पर soil कैसा था? horizontal direction में divided था। अब बात की रहे हैं यहाँ पर, तो soil कैसा है? vertical direction में divided है। इन केस अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो होता है, इन केस अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो फ्लो कैसा हो रहा है? सॉइल के थ्रू, सॉइल के थ्रू जो फ्लो हो रहा है कैसा हो रहा है? वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे परमेबिलिटी आएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फ्लो कैसा हो रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, आप सभी जानते होंगे, 7th 8th में पढ़ा होगा आपने, 7th 8th क्लास में ही। ठीक है? अगर सपोज कीजिए ये पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और वी कैन से in a vertical direction, in a vertical direction, in a vertical direction, then the permeability of a soil we need to calculate is in parallel direction, in parallel direction। इन दोनों सॉइल के पैरेलली सॉइल यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है। पैरेलल का सिंबल ये होता है, आपके लिए बना दिया, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने ये क्या बना दिया, यहाँ पे साफ लिख दिया पैरेलल, ये होता है परपेंडिकुलर। यहीं पर इनका मेंशन भी कर देता हूँ सिंबल पैरेलल। क्लियर? यहाँ पे तो यहाँ पर सॉइल का थ्रू, सॉइल के थ्रू सॉइल वाटर कैसा पास हुआ? इन अ पैरेलल डायरेक्शन, इन अ पैरेलल डायरेक्शन। और यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पास हो रहा है, जो तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, आप बोलेंगे इधर भी हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इधर पर पैरेलल था तो इधर भी पैरेलल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। क्लियर?
क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। अब यहाँ से अब आपसे जो सवाल पूछा था, कि जो P से Q वाटर फ्लो हो रहा है तो वो पैरेलल हो रहा है या परपेंडिकुलर हो रहा है, या परपेंडिकुलर हो रहा है, इतना बताइए। यहाँ पे सॉइल किस स्टेज में, हमारी सेकंड जो स्टेज हमने बनाई है, सेकंड स्टेज इस केस में है। हमारा सॉइल नंबर 1 है, ये सॉइल नंबर 2 है, ये हमारा सॉइल नंबर 1 है, ये सॉइल नंबर 2 है। यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यानी कि इस सॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इन सॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर, इतनी तो बात समझ में आती है। अब गिवन डेटा पूरा लिखते हैं। वाटर फ्लो फ्रॉम P to Q थ्रू 2 सॉइल सैंपल, सॉइल 1 एंड सॉइल 2 हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सॉइल का, दोनों सॉइल जितनी भी, अगर सपोज कीजिए इनका 3D बनाया जाए, एक 3D बना दिया जाए तो इस तरह से दिखेगा, हमें इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। क्लियर, तो यानी कि यहाँ तक एक बड़ा सा एक इसका एरिया है, कुछ ना कुछ इसका एरिया है, पीछे तक जा रहा है। क्लियर, तो इसका कुछ एरिया है, तो यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर मार्क कर लेते हैं, एरिया कितना गिवन है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन का दोनों का सेम रहेगा। एज शोन इन द फिगर, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट में कितना फ्लो हो गया, 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर वॉज ऑब्जर्व टू पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, यानी कि दोनों क्रॉस सेक्शन से सेम ही वाटर पास हो रहा है, और कितना पास हो रहा है, 15 मिनट में उसने टाइम में दिया है वॉल्यूम, 15 मिनट में वॉल्यूम कितना पास हुआ, 200 ml पास हुआ, और टाइम कितना था, 15 मिनट। क्लियर, एक एक चीज़ हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक बार आप समझ गए चीज़ों को फिर तो आप इसको 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट समझने के लिए हमको घंटों लग जाते हैं, इवन की डेज लग जाते हैं हमको एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बट उससे अगर जब आपकी कमांड हो जाती है तो सॉल्व करने में आपको 5 मिनट तो बहुत हो गया, आपको मतलब 3 से 2 मिनट लगेंगे, एक क्वेश्चन अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे 2 से 3 मिनट में। आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, बट उस पर of water was observed to pass through the section, the flow condition can be assumed to be steady state में if the coefficient of permeability of a soil 1 is 0.02 mm per second, K1 कितनी है, K1 is equals to 0.02 mm per second, 0.02 mm per second given है K1. The coefficient of permeability of soil 2 expressed in same unit that is mm per second would be, यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया, K2 की परमिएबिलिटी, सॉइल 2 की परमिएबिलिटी आपसे क्या पूछ लिया, सॉइल 2 की परमिएबिलिटी पूछ लिया आपसे। व्हाट इज द परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल 2, K2। क्लियर, ये आपसे पूछा है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास सॉइल 1 गिवन है और सॉइल 2 की परमिएबिलिटी हमसे पूछिए। फ्लो कैसा हो रहा है, flow is in perpendicular direction since flow is in perpendicular direction, so K perpendicular equivalent, or we can say KVE, K perpendicular equivalent is equals to, अभी आपको बताया रिवीजन के फॉर्म में आपको समझा दिया था कि Z1 plus Z2 डिवाइड बाय Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2। क्लियर। और हम जानते हैं एज पर डार्सी डिस्चार्ज कितना होता है, K इंटू आई इंटू ए, और I क्या होता है, I इज, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I क्या होता है हमारा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। I होता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा हमारा, H अपॉन L। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, H अपॉन L। और H कितना होगा हमारा, H क्या होता है, H इज हेड लॉस। ये आपको बताया था मैंने, H इज हेड लॉस।
हेड लॉस होता है h, और l इज लेंथ थ्रू विच सॉइल इज ट्रेवल्ड। तो लेंथ h कितना गिवन है हमारे पास, हेड लॉस कितना है, हेड लॉस इनिशियली आपको हेड गिवन था 600, यहाँ पे फाइनल हेड रह गया 300, यानी कि हेड लॉस कितना हुआ, हेड लॉस हुआ 300 mm, 300 mm हुआ हमारा हेड लॉस। और लेंथ कितना ट्रेवल किया, यहाँ से सॉइल 1 से ट्रेवल किया 150 mm, सॉइल 2 से ट्रेवल किया 150 mm, यानी कि लेंथ भी हुई 300 mm। तो इससे कैलकुलेट किया हमने, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना आया 1, 300 डिवाइड बाई 300 इट इज़ 1। अब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परमेबिलिटी mm में पूछिए तो हम एरिया को भी mm में लिख सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻² mm स्क्वायर, 10⁻² mm स्क्वायर। अब क्या जानते हैं हम, डिस्चार्ज इज इक्वल टू k इंटू IA, और k कैसा है हमारे पास, k परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, k परपेंडिकुलर इक्विवेलेंट हमको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। k यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विवेलेंट क्या होगा, Z1 प्लस Z2, यानी कि थिकनेस ऑफ फर्स्ट सॉइल दैट इज 150 mm प्लस 150 mm, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300। एक बार ओपन करके लिख देता हूँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Z1 प्लस Z2 दैट इज 150 प्लस 150 डिवाइड बाय Z1 अपॉन K1 दैट इज 150, दैट इज 150 अपॉन K1 कितना गिवन है हमारे पास 0.02 mm पर सेकंड, प्लस 150 अपॉन K2, यह हुआ हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परमेबिलिटी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। डिस्चार्ज कितना गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम गिवन है और टाइम गिवन है, यानी कि वॉल्यूम कितना है हमारे पास 200 मिलीलीटर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 200 इंटू 10⁻³ लीटर, 200 इंटू 10⁻³ लीटर, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 200 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर मीटर क्यूब में, इसको मैं किस में लेता हूँ, मिलीमीटर में ले सकता हूँ, मिलीमीटर में ले सकता हूँ। तो इसको लिखूंगा मैं 200 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁹ मिलीमीटर क्यूब। ये हुआ हमारा वॉल्यूम, क्योंकि एक मीटर में 1000 होते हैं मिलीमीटर, तो मीटर क्यूब होगा तो 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये बनेगा 200 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब बना हमारा वॉल्यूम। क्लियर है। अब डिस्चार्ज हमें कैलकुलेट करना, तो डिस्चार्ज होता है V अपॉन T। तो हम यहाँ पर टाइम किस में लेंगे, जो कि हमसे पूछा है सेकंड में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई सेकंड पूछा तो 15 इंटू 60। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हमारा। एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम, और यहाँ पे 20 कटेगा यहाँ से 4 टाइम्स में 5 की टेबल में 20 गया 4 टाइम्स में, और ये गया 3 टाइम्स में। तो कितना बचा यहाँ पे, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो ये बन जाएगा हमारा डिस्चार्ज कितना होगा 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 9। क्लियर, ये हुआ हमारा डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज क्या होता है हमारे पास, डिस्चार्ज क्या होता है K इंटू आई इंटू ए। तो लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 9 इज इक्वल टू K। कितना है हमारे पास, यहाँ पर इज इक्वल टू K कितना है हमारे पास कि 150 प्लस 150, इसको अब 300 लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 300 डिवाइड बाई 150 डिवाइड बाई 0.02 प्लस 150 डिवाइड बाई K2 इंटू आई कितना है हमारे पास, आई हमने कैलकुलेट किया था, आई हमारे पास है 1। यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे इंटू 1 इंटू एरिया की वैल्यू क्या होगी 80 इंटू 10⁻² मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर चाहिए नेक्स्ट सेशन में। आप इसको कमेंट करके बता दीजिए मेरे को, सीधा आंसर लगाइए यहाँ पर। अभी टाइम के लिमिट की वजह से यहाँ पर सेशन को एंड करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे। कल फिर लाइव आऊँगा मैं,
यहाँ पर आपको, और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट करके बताइए कि K2 की वैल्यू क्या है। ये लगभग ये सॉल्यूशन है, हमने पूरा गिवन डेटा लिखा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद कैलकुलेशन की हमने। तो इस तरह से आपको एक ही पेज में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बार बार स्लाइड चेंज करते हैं तो उससे कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी लगता है, मेरे को तो ऐसा होता है। हो सकता है आपको कंफर्टेबल हो, बट मैं चाहता हूँ एक पेज पर ही जितना ज़्यादा मैक्सिमम हम कवर कर सके तो समझने में आसानी होती है, फॉर द सेक ऑफ कंपेरिजन पर्पस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आप यहाँ पर आई होप कि आपके लिए सीरीज़ काफ़ी यूटिलाइजफुल हो रही होगी, आप इसको फुल यूटिलाइज ले रहे हैं। यहाँ पर आपको जो भी डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट करके बात कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिए यहाँ पे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी गिवन है, जो आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप सीधा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, आप क्वेश्चंस लगाइए और अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप रखिए। और वैसे तो हम क्वेश्चन हर टॉपिक के पास कर ही रहे हैं, जो कि बेस्ट अप्रोच होती है। रिविजन पार्ट आता है, दैट इज़ योर कंसर्न कि आपको कितना रिविजन करना है। मैंने आपको बोला कि जितना हो सकता है उतना रिविजन कीजिए। उसके लिए होना चाहिए कि आपका सिलेबस टाइम से पूरा हो जाए। तो उसके लिए हम बहुत अच्छे टाइम से स्टार्ट की है सीरीज़। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेबस बहुत टाइम से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिविजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। बात रहेगी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। टेस्ट सीरीज़ की भी हम बात कर लेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो कीजिए। वैसे तो यहाँ पर एड अंकल की खुद की टेस्ट सीरीज़ है, तो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी लाकर दे दूंगा कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ना ही कि कोई आपको बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, आपको सीधा ही मैं ही क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा, यहाँ पर करा दूंगा। आप फ्रीली आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जैसा कि मेरा कंसर्न है कि आपको सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई और स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, ये मेरा कंसर्न रहेगा और यही मैं चाहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। रिवीजन करते रहिएगा प्लीज़। आप यहाँ पे जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा अगले क्वेश्चन में, अगले कॉन्सेप्ट सीखने में। और कोई दिक्कत हो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।